प्लीज़ बैठिए। थैंक यू। दिनेश जी, अपने बारे में बताइए कुछ। हाँ सर, मेरा नाम दिनेश जागड़, मैं जयपुर के वाटिका गांव का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा अपने गांव से की है। उसके बाद बीकॉम मैंने एस एस जैन सुबोध ऑटोनॉमस कॉलेज जयपुर से किया और LLB मैंने एस एस जैन सुबोध लॉ कॉलेज से किया। दिनेश जी, ये सारी बातें तो यहाँ पे लिखी हुई हैं आपके बारे में, जी सर। कुछ ऐसा बताइए जो यहाँ पे ना लिखा हो। हाँ सर, मुझे क्रिकेट देखना पसंद है, इसके अलावा डायरी लिखना पसंद है और सर मैं खेती बाड़ी में जाना भी पसंद करता हूँ जब समय मिल पाता है तो खेती बाड़ी की बात हो रही है तो फिर किसानों के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता होगा फिर तो। समय सर जब समय मिल पाता है, क्योंकि खेती बाड़ी हमारे होती नहीं है, तो जब दोस्त लोगों की होती है उनसे ही मिलकर जब भी मिलना होता है तभी जा पाता हूँ। तो सर महीने 2 महीने या कभी कभी 5-6 महीने एक बार ही जाना होता है। तो अभी किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो हाईवे पे बैठे हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है? कौन सा कानून वो डिमांड कर रहे हैं या उनकी क्या डिमांड्स है? किसानों की जो मुख्य डिमांड है वो ये है कि उनको MSP के लिए कानून चाहिए कि MSP को उनको गारंटी मिल पाए कि जो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस होती है उसकी गारंटी। इसके अलावा उनका एक डिमांड ये है कि प्रत्येक किसान को और जो खेती और मजदूर है उनको कम से कम 10,000 रुपये महीने की पेंशन दी जाए और जो पिछला किसान आंदोलन हुआ था उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए थे किसानों पे वो सारे मुकदमे वापस लिए जाए। ओके, बहुत बढ़िया दिनेश। तो आपका LLB में कोई सब्जेक्ट आपका बहुत फेवरेट रहा हो? सर वैसे तो सारे सब्जेक्ट मैंने बराबर समय देने की कोशिश की है, फिर भी सर अगर कोई सब्जेक्ट देखा जाए तो मैंने एविडेंस थोड़ा मैंने अच्छे से किया है। एविडेंस आपने अच्छे से पढ़ा? जी तो एविडेंस को नया कानून एक आ गया एविडेंस को लेकर, कौन सा कानून आया? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अच्छा, एविडेंस क्या है? सब्सटेंशियल लॉ है या प्रोसीजर लॉ है? सर प्रोसीजर लॉ है, इसका कुछ भाग सब्सटेंशियल लॉ भी है। अच्छा, कुछ पार्ट? जी सर। कौन सा पार्ट है इसमें? विबंध का सिद्धांत, विबंध वाला जो पार्ट है सर इसका सब्सटेंशियल लॉ भी है। ठीक है, तो नया कानून जो आया है एविडेंस को लेकर, इसमें क्या चेंज आया है? आपको लगता है कि ये इम्पोर्टेंट चेंज है? सर जो मुख्य चेंज है एविडेंस लॉ में वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है उसको अधिक महत्व दिया गया है और उसको जो दस्तावेजी साक्ष्य होता है उसके बराबर महत्व प्रदान किया गया है। इसके अलावा सर जो अपना सेकेंडरी एविडेंस होता है उसके क्राइटेरिया को बढ़ाया गया है। पहले जब 5 तरीके के सेकेंडरी एविडेंस होते थे उनको अब 8 तरीके के सेकेंडरी एविडेंस को बना दिया गया है। ओके, ठीक है। दिनेश, ये जो फोटोज यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके चारों तरफ, जी सर। इनमें से कोई आप 2 पर्सनालिटीज को चूज कीजिए। सर फोटोज देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, देखिए फोटोज देखिए। सर डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी और इसके अलावा महात्मा गांधी जी। अच्छा, बताइए, आप मेरे को बताइए इनके बारे में कुछ भी। सर रविंद्रनाथ टैगोर जी एक साहित्यकार भी थे और इन्होंने हमारे देश का जो राष्ट्रगान है वो भी लिखा था। इसके अलावा इनका लिखा हुआ जो गीत है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। ओके, कोई अवार्ड मिला था उनको? सॉरी सर उसकी नॉलेज है इंटरनेशनल लेवल पे कोई अवार्ड मिला हो? और सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर इनको सर नोबेल पुरस्कार मिला है साहित्य में। ओके, दूसरी पर्सनैलिटी आपने कौन सी चूज करी? सर महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी, रीजन? सर महात्मा गांधी जी का जो सिद्धांत था कि मतलब कोई भी काम होता है उसको आपको संयम से करना होता है, उसमें अपने को हिंसा ना करके अहिंसा का जो सिद्धांत है मेरे को सिद्धांत महात्मा गांधी जी का पसंद आता है। ओके, इसलिए आपको। जी सर। तो और बाकी जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनमें से आपने इन दोनों को चूज़ किया, बाकी पर्सनैलिटीज़ के बारे में आपका क्या ओपिनियन? पर्सनली सारी ही ये सम्मानीय है और अपने लिए प्रेरणादायक है। सर आपने 2 का कहा तो मैंने 2 का था, बाकी सारी सम्मानीय है, सभी हमारे लिए आदर्श है और सभी ने देश में बहुत अच्छा योगदान किया है देश निर्माण में। अच्छा, महात्मा गांधी जी की लिखी हुई कोई बुक आपको याद हो, कोई उन्होंने बुक लिखी हो? सर महात्मा गांधी जी की बुक मैंने पढ़ी थी, उसका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा। अच्छा, कोई बात नहीं। अभी आप करंटली आप किसको ज़्यादा फॉलो करते हैं? आपके आइडल कौन है अभी, आपको लगता है? सर करंटली मेरे आइडियल श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी है। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जी, उनकी कोई लिखी हुई बुक, कोई कविता आपको पता हो? हाँ सर उनकी कविता सर एग्जैक्ट नाम रिकॉल नहीं हो पाया सर, मैंने कविता पढ़ी है उनकी, पढ़ता रहता हूँ मैं जनरली अटल बिहारी जी की कविताएं, सर नाम रिकॉल नहीं हो पा रहा। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में, आप वो प्राइम मिनिस्टर रहे थे, कितने ड्यूरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर रहे थे? हाँ सर अटल बिहारी जी ने 3 बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। फर्स्ट टाइम वो 13 दिन के लिए रहे थे, सेकंड टाइम वो 13 महीने के लिए रहे थे और
फोर्थ थर्ड टाइम जो उनका था, उन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल किया। तो क्या वो सीधे प्रधानमंत्री बने थे, इससे पहले वो कोई और मिनिस्टर भी थे? हाँ सर, विदेश मंत्री भी बने थे उस समय। वो पहले विदेश मंत्री रह जी चुके सर। थे। अच्छा ठीक है। तो कोई कविता आपको अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे आप अटल जी सर की उनकी कोई? कुछ लाइनें याद कर पा रहा हूँ मैं सर। तो अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद में उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए एक डे डिक्लेयर किया गया है देश में, कौन सा डे है? सर सर गैस कर सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज गेस कीजिए। सर सामाजिक समरसता दिवस है सर, कुछ नाम से इनका जो जन्मदिन है 25 दिसंबर उस पर मनाया जाता है सर। एग्जैक्ट नाम मेरे को रिकॉल नहीं हो पा रहा, लेकिन 25 दिसंबर इनके जन्मदिन पे मनाया जाता है। 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, वेरी गुड। अभी इंडिया के लॉ मिनिस्टर कौन है? हाँ सर, भारत के कानून मंत्री अभी श्री सर अपने राजस्थान से पर्सनैलिटी सर, उनका सरनाम मेघवाल जी सर, पूरा नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। ठीक है। और अभी कोई रिसेंट जजमेंट आया हो, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया हो? चलिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप बता दीजिए मुझे कोई भी। हाँ सर, सुप्रीम कोर्ट का जो अभी रिसेंटली जजमेंट हुआ है वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर। सर परसों ही जजमेंट आया है, इसमें इलेक्ट्रल जो बॉन्ड थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया है। सर आप इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? एग्जैक्टली तो इसके अंदर एक जो राइट टू प्राइवेसी था जी सर। और एक राइट टू इंफॉर्मेशन, जी सर। दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट था, जिसमें कोर्ट ने जो है आरटीआई को ज्यादा वो दिया है, जी सर। महत्व दिया है। तो आपके अकॉर्डिंग जो एक गुप्त दान करने का राइट होता है वो यहाँ कितना सफर हो रहा है, और आपको क्या लगता है कि राइट टू डोनेट एनोनिमसली वो होना चाहिए इलेक्शन फंडिंग में के प्रोसेस में, या नहीं होना चाहिए? हाँ सर, इसमें राइट टू इंफॉर्मेशन और जो राइट टू प्राइवेसी दोनों में कॉन्फ्लिक्ट था। इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि ठीक है, पार्टीज का ये अपना राइट है कि उनको जो चंदा दिया गया है वो गुप्त में रहना चाहिए, लेकिन सर एक जो मतदाता होता है उसका भी एक अधिकार होता है कि वो जिस पार्टी को मतदान कर रहा है उसके बारे में उसे जानकारी होनी चाहिए कि किस मतलब व्यक्ति से या संस्था से उसको चंदा मिल रहा है और वो किस पर्पज से मिल रहा है। अगर वो कोई पर्टिकुलर पर्पज से तो चंदा नहीं दे रहा है पार्टी को, तो सर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू इंफॉर्मेशन को सुप्रीम करके और फिर उसको इलेक्ट्रल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इतना बोला है कि हम सिर्फ इतना बता सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आगे क्या करना है वो गवर्नमेंट देखेगी। तो आपके हिसाब से वे फॉरवर्ड क्या होगा? अब ये प्रोसेस बंद तो कर नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज तो ऐसे ही चलती हैं, वो कुछ अर्न तो करती नहीं है, कुछ बेचती तो है नहीं। जी सर। तो आपके हिसाब से वे फॉरवर्ड क्या है, आगे का रास्ता क्या है? सर इलेक्ट्रल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन किया है, लेकिन सर इसमें सुधार करके अगर अब सरकार वापस से इसे लाती है कि जैसे सुधार का हुआ कि दान कहाँ से मिल रहा है, कितना मिल रहा है और कौन कौन दे रहा है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन मतदाताओं को मिलती है और भी चीज़ें इसमें पारदर्शिता लाई जाती है, तो सर ये योजना अच्छी है वैसे, क्योंकि सर काले धन पे रोक का इसका मुख्य उद्देश्य था और सर इसमें कुछ हद तक सफलता भी मिल पाई है। क्योंकि डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो आखिर में वो एनोनिमसली जाएगा। जी सर। अच्छा ठीक है, जैसे आपने एक एविडेंस वाले उसमें प्रोसेस में पार्ट में बताया कि अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम ज़्यादा पुश करने लग गए हैं, उसको इक्वल स्टेटस काइंड ऑफ दे दिया है कोर्ट ने। तो बट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो जो है वो टेम्पर भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कनेक्टेड है साइंटिफिक डेवलपमेंट से, तो वो अब इस स्टेज पे आ गई है कि डीप फेक्स जो हो गए हैं। मान के चलते हैं कि आप मान के चलते हैं एक ऑडियो एविडेंस है या एक वीडियो एविडेंस है, जिसको अभी तक हम मान के चल रहे थे साल भर पहले तक कि वो एक रिलायबल एविडेंस है, अब अचानक से वो अनरिलायबल एविडेंस की तरह भी सामने आने लगा है। तो इसके बेसिस पे कोई रूल है या आपको लगता है बनाने चाहिए, या अभी है टाइम काफी? नहीं सर, डीप फेक वगैरह का ये सर बहुत ज्वेलर्स मुद्दा है और सर इसमें हकीकत में कानून बनाने की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि सर डीप फेक अभी हमने जैसा देखा, दक्षिण की जो अभिनेत्री जी है हमारे रश्मिका मंडाना जी, उनका भी एक डीप फेक वीडियो अच्छा खासा चला है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी का भी चला है, तो सर इसका दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है सर, इस पर हमारे को कानून की सख्त जरूरत है। तो ये अभी जस्ट ये सही टाइम है उस पर कानून बनाने का, या अभी कुछ रुक के बना सकते हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल सही टाइम है, क्योंकि अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है और सर अभी अगर कानून नहीं बना तो ये हाथ से भी निकल सकता है और दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरी साइड से, डायरी राइटिंग आप करते हैं, बेसिकली आप किस तरह के ऐसे थॉट्स जो आप यूजुअली किसी से शेयर नहीं कर पाते वो लिखते हैं उसमें, या आप डे टू डे अपना बस जो भी आपका होता है एक जर्नी वो लिखते हैं? नहीं सर, मैं डे टू डे नहीं लिखता हूँ, जो मैं किसी से शेयर नहीं कर पाता हूँ और जो मुझे लगता है कि मैं किसी से कहना चाहिए लेकिन किसी से मैं कह नहीं पाता हूँ, कुछ मजबूरी हो या कुछ ऐसी स्थिति हो, तो फिर उसको मैं डायरी में लिखना प्रीफर करता हूँ सर। तो जुडिशरी तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आउटगोइंग लोग ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं। जी सर। आप चीज़ें अंदर रखेंगे तो मुझे लगता नहीं आपको प्रेफरेंस मिलेगी इस पूरे सिस्टम में।
नहीं सर, एक व्यक्ति की जो खुद की व्यक्तिगत निजता होती है सर, उसका भी सम्मान होना चाहिए। और वो कुछ एक बातें ऐसी होती है जो वो व्यक्त नहीं कर सकता है अपने मित्रों से, परिवारजनों से, तो सर वो अगर डायरी से कह पा रहा है और अपना मन हल्का कर पा रहा है तो सर मैं मानता हूँ सर। तो आपके फ्रेंड्स नहीं दिनेश? नहीं सर, फ्रेंड्स है ना। तो आप उनके साथ शेयर नहीं करते सब चीज़ें डायरी में लिखते हैं? तो सर एक मान लो किसी दिन जिस फ्रेंड से मैं शेयर कर रहा हूँ फिर कुछ बात हो जाए और ऐसी बात हो कि उससे शेयर नहीं करनी चाहिए, तो सर फिर उस बात को मैं लिखना प्रेफर करता हूँ। अच्छा, एक मेरा छोटा सा क्वेश्चन है सर, उसके बाद आप पूछ लीजिएगा सर, कि अगर एक व्यक्ति है, किसी एक मिस्टर एक्स की बात कर लेते हैं, वो डेली अपनी डायरी मेंटेन करता है जी सर। जिसमें वो अपना पूरा रूटीन बताता है और रूटीन के साथ साथ में ये भी लिखता है कि वो क्या फील करता है, क्या फील नहीं करता है। जी सर। अब मान लीजिए उस मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है, जी सर। तो जो उसकी लिखी हुई डायरी है, क्या उसको हम एविडेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं? उसका किसी के साथ में झगड़ा हुआ था और उसने ये लिखा था कि इस व्यक्ति ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। जी सर। मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुसाइड नोट नहीं है, वो डायरी में अपनी सारी बातें जो है वो डॉक्यूमेंट करा है बेसिकली। जी सर। तो क्या उस डायरी की कोई एविडेंटरी वैल्यू है कोर्ट में? क्योंकि आपने बताया एविडेंस आपका एक सब्जेक्ट रहा है, जी तो आपको क्या लगता है? सर वो बिल्कुल व्यक्तिगत नितांत व्यक्तिगत सॉरी सर प्राइवेसी का मामला है, तो सर उसके डायरी को सबूत के रूप में उपयोग में नहीं किया जा सकता, जहाँ तक मेरे को जानकारी है सर, व्यक्तिगत। लेकिन आपको नहीं लगता कि उससे हम किसी एक्यूज्ड को सजा दिलवा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे उसने सुसाइड तो किया नहीं है, जी सर। तो सुसाइड नोट उसके पास में है नहीं, जी सर। लेकिन उसका मर्डर हुआ है। लेकिन मर्डर से एक दिन पहले उसने अपनी डायरी में ये सारी बात डॉक्यूमेंट की है कि मिस्टर वाई ने उसे जान से मारने की धमकी दी। मिस्टर वाई कुछ लोगों को लेकर उसके घर पे आ गया था, लेकिन वो बच गया है और नेक्स्ट डे उसकी डेथ होती है। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? जी सर, इसको मृत्युकालीन कथन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मृत्युकालीन कथन सर जो खुद की मृत्यु के बारे में या मृत्यु की परिस्थितियों के बारे में होता है, तो सर ये मृत्यु की परिस्थिति का उसने वर्णन किया है, तो सर मृत्युकालीन कथन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन ये अगर आप इसको डाइंग डिक्लेरेशन मानेंगे तो 24 घंटे पहले हुई है, तो आप बताइए आपका क्या कहना है? कि कोई टाइम का फर्क पड़ेगा? एक दिन पहले डायरी में लिख दिया है। नहीं सर, एक दिन क्या सर, अगर 1 घंटे पहले भी करता है तो डाइंग डिक्लेरेशन उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है सर। अब सस्पेक्ट तो बना ही सकते हैं एटलीस्ट उसे इंटरोगेशन में, जिसका भी उन्होंने लिखा है अपने डायरी में मेंशन किया है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन दिनेश आपसे, डिप्टी सीएम के बारे में आपने सुना है कि अलग अलग स्टेट्स में आजकल बड़े डिप्टी सीएम बनाए जा रहे हैं, तो आपको मतलब इसके बारे में कोई प्रोविजन है हमारे लॉ में? हाँ सर, संवैधानिक प्रावधान इसके बारे में कोई भी नहीं है। ये सर बेसिकली देखा जाए तो जो सामान्य मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उन्हीं के समान होते हैं, लेकिन सर उनको ओहदा प्रदान करने के लिए एक उप मुख्यमंत्री का नाम प्रदान कर दिया जाता है। बाकी संवैधानिक और वैधानिक इसका कोई भी प्रावधान नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे डिप्टी पीएम बोलूँ तो? जी सर, डिप्टी पीएम भी हमारे देश में बनाए गए हैं सर। अच्छा, तो लेकिन कोई संवैधानिक प्रावधान है उसके लिए? नहीं सर, डिप्टी पीएम का भी कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं। तो ये कौन सी पोस्ट हुई फिर? संवैधानिक पोस्ट नहीं है तो क्या लीगल पोस्ट है या सोशल पोस्ट है या कौन सी पोस्ट कहेंगे फिर आप? सर ये इनको मंत्री, बेसिकली मंत्री ही होते हैं, जो कैबिनेट और राज्य मंत्री होते हैं वही मंत्री होते हैं। अच्छा, क्या ये अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है डिप्टी सीएम बना देना? नहीं सर, 14 का वायलेशन तो नहीं है सर। 14 का वायलेशन नहीं है, ठीक है। कोई संविधान में इसको लेकर कोई आर्टिकल आपको लगता है कि ये रेलेवेंट लिखा हुआ ही नहीं है? लेकिन सर क्योंकि उप मुख्यमंत्री जो होता है वो भी अपने आप में एक मंत्री होता है, तो सर मंत्रियों से संबंधित जो प्रावधान है उनको रिलेट किया जा सकता है। अच्छा, अभी आप सर को डीप फेक के बारे में आप आंसर कर रहे थे। जी सर। तो डीप फेक को लेकर आपने बताया, तो कोई भारत में कानून है क्या इसको लेकर? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर, कोई सूचना प्रौद्योगिकी को लेकर कोई कानून है? सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का बना हुआ है सर। ओके, उसमें इसके बारे में प्रावधान है। जी सर। तो एक डीप फेक का विक्टिम क्या कर सकता है, आपको क्या लगता है? वो कोई उसके पास क्या ऑप्शन हो सकता है? एक तो सर साइबर हमारे थाने बने हुए हैं, वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। अगर साइबर थाना भी अगर आसपास में नहीं है तो सामान्य थाने में भी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। ठीक है। इसके अलावा सर विभिन्न कंपनियों ने और भारत सरकार ने पोर्टल बना रखे हैं, अगर उन पे आपका कोई भी डीफेक्ट वीडियो बनता है या उसका मिसयूज होता है तो आप उस वीडियो का लिंक वहाँ शेयर कर सकते हैं, तो उसकी रिपोर्ट होती है जिस कंपनी की साइट पे या जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसको पूरा रिपोर्ट होता है और वो वहाँ से हटवाई जा सकती है सर। ओके सर। अभी डायरी की बात चल रही थी। जी सर। तो हवाला डायरी केस करके कोई केस आपकी जानकारी में? हाँ सर, हवाला डायरी केस सुना है, लेकिन सर रिसेंटली स्टेटमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इस तरीके से कोई धारा है आई इंडियन एविडेंस एक्ट? जी सर, धारा 123 और 124 में राज्य के जो क्रियाकलाप से संबंधित दस्तावेज होते हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया। धारा 34 क्या कहती है? सर धारा 34 में जो लेखा पुस्तकें होती है उनके बारे में है सर।
तो आपकी डायरी लेखा पुस्तिका में सम्मिलित नहीं की जाएगी? सर लेखा पुस्तिका में तब सम्मिलित होती है जब वो कारोबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाती है। ओके, वेरी गुड। अभी महात्मा गांधी की अपन बात कर रहे हैं। जी सर। गांधीवादी कुछ सिद्धांत है जो डीपीएसपी में फॉलो किए गए, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जी। तत्वों में कौन से अनुच्छेद है जो इससे गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर। ओके, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में कुछ जानकारी है? सॉरी सर इसके। ओके, विलेज से संबंधित कोई अनुच्छेद है? ग्राम से? जी सर, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में प्रावधान किया गया है। क्या गांधी जी भी इस क्षेत्र में कुछ? जी सर, गांधी जी की ये विचारधारा थी कि जो भारत की आत्मा है गाँव में निवास करती है। अगर हम गाँव का विकास करते हैं तो पूरे देश का विकास अपने आप होगा। अच्छा, आर्टिकल 48 क्या कहता है? अनुच्छेद 48। हाँ सर, कृषि एवं पशुपालन के संगठन के बारे में प्रावधान है सर। तो ये कृषि और पशुपालन संभवतया ग्रामीण परिवेश को ही प्रभावित करेगा। जी सर। ये भी गांधीवादी विचारधारा से जी संबंधित है। सर। अच्छा, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जी सर। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जी सर। क्या ये आपको दिखाई देता है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? आपको सर। लगता है कि न्यायपालिका निष्पक्ष है, कार्यपालिका उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रही है? जी सर, बिल्कुल। हमारे भारतीय सरकार के जो 3 स्तंभ होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, सर हमारे संविधान में इनके लिए पृथक प्रावधान है। इनके कार्य क्षेत्र का मतलब संविधान में विभाजन है, मैं जी सर। एग्री कर रहा हूँ आपसे। अभी वर्तमान करंट सिनेरियो में क्या ये इम्प्लीमेंटेबल है, इम्प्लीमेंटिंग है? क्या इसका क्रियान्वयन हो रहा है? आपको लगता है कि न्यायपालिका प्रभावित नहीं है? नहीं सर, सर मेरे को ऐसा है, मेरे विचार में तो सर न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका, विधायिका का किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। वह खुद के स्तर पर ही जो भी कार्य करने होते हैं वो कर रहा है सर, न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से। जैसे न्यायपालिका की तरफ से कोई भी आदेश के माध्यम से कोई भी विधि लागू की जाती है या किसी को स्ट्रक डाउन किया जाता है, जी सर। लेकिन लेजिस्लेशन, विधायिका जी। तुरंत कोई ना कोई अधिनियम ला करके उसको या तो पुनर्जीवित कर देता है उसको, जी जो भी, या फिर कोई बनाए गए अधिनियम को निःसरित कर देता है। जी सर। तो कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है जुडिशरी को? और सर अब न्यायपालिका ने कोई भी निर्णय दिया और उसको अगर विधायिका स्टक डाउन करती है, अगर सर वो जो विधायिका ने स्टक डाउन किया है और उन्होंने जो कानून पास किया है अगर वह भी अपने आप में असंवैधानिक है तो न्यायपालिका उसको फिर से स्टक डाउन कर सकती है। तो सर इसमें मतलब न्यायपालिका को भी ये अधिकार है कि अगर विधायिका कुछ असंवैधानिक कर रही है तो उसको भी स्टक डाउन कर सकती है। तो सर न्यायपालिका उससे प्रभावित हो, ऐसा सर मेरे को इसकी थ्योरी है। इसको किस नाम से जाना जाता है, जो आपने चीज़ बताई? सर इसको जुडिशियल रिव्यू के नाम से जाना जाता है। जुडिशियल रिव्यू, चेक एंड बैलेंस। जी सर। ओके, वेरी गुड। ललित आप, सॉरी दिनेश, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा आज का? जी सर। कोई न्यूज़ आपको लगता है कि आज बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मिस कर दी? मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज का, आप मुझे बताइए आज। सर आज के न्यूज़पेपर में देखा जाए तो जो निफ्टी और सेंसेक्स है वो अपने उच्चतम स्तर पे पहुंचा है। दूसरी सर राजस्थान के अपने आदिवासी इलाके बांसवाड़ा के एक बड़े नेता है महेंद्र जीत सिंह जी मालवीय जी, उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भाजपा पार्टी को ज्वाइन कर लिया है सर। अच्छा, आपने निफ्टी और सेंसेक्स आपने बोला, इनका संबंध किससे है? सर शेयर बाजार से इनका संबंध। तो निफ्टी का संबंध किससे और सेंसेक्स का संबंध किससे? सर गैस कर सकता हूँ, प्रॉपर इसका जानकारी नहीं आपको, ठीक है। और बाकी स्पोर्ट्स की कोई न्यूज़ आपको लगता है क्या इंपॉर्टेंट हुई है? हाँ सर, स्पोर्ट्स की जो इम्पोर्टेंट न्यूज है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड को हराकर और दूसरा टेस्ट जीत लिया है, तीसरा टेस्ट जीत लिया है सर राजकोट में। तीसरा टेस्ट जीत लिया है? जी सर। ओके, ठीक है। भारत में क्रिकेट को नियंत्रण करने के लिए कौन सा संस्थान है? सर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। तो BCCI जो है ये क्या कोई कंपनी है? क्या ये अनुच्छेद 12 के अंदर स्टेट की जो परिभाषा है वहाँ आती है कि नहीं आती है? नहीं सर, BCCI राज्य की परिभाषा में इंक्लूड नहीं होती है। इंक्लूड नहीं होती? जी सर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है दिनेश, आप थोड़ा वेट कीजिए 5 मिनट्स बाहर, आपको फीडबैक के लिए। थैंक यू। आइए दिनेश, बैठिए। थैंक यू। दिनेश, आपने तो सरप्राइज कर दिया हमें। ठीक है, आपने आपकी पर्सनैलिटी से आपने हमें रियल में सरप्राइज कर दिया। जब आपने बोलना शुरू किया ना तो आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, बहुत अच्छी एनालिटिकल एबिलिटी आपने दिखाई।
लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके अंदर जो नॉलेज है, टैलेंट है ना, इसको आप खुल के एक्सप्रेस कीजिए। जी आपके अंदर ना वो घबराहट दिखनी नहीं चाहिए, जी क्योंकि जब ऐसे आपने एंटर किया ना तो एकदम से लगा कि आप नर्वस हैं। जी सर। तो आपको नर्वस नहीं रहना, हाथ ऐसे मत रखिए, ठीक है? ऐसे देखो, ऐसे कर लो, वहीं रख लो नीचे, ठीक है। है ना। आप अपने हाथों को यूज़ कर सकते हो बोलने के लिए, बताने के लिए आप हाथों को यूज़ कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? हैंड मूवमेंट यूज़ करेंगे तो अच्छा इंप्रेशन क्रिएट, हाँ खराब सर, ये इंप्रेशन। मेरी आदत हैंड मूवमेंट की, अब हमें अभी तक ये बताया गया ऐसा रखना है। नहीं 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 कर सकते नहीं, आप, नहीं, gestures विदिन अपनी दीजिए आप। बॉडी लिमिट्स के अंदर आप हाथ मूव कर सकते हैं, आप इतनी अगर दूर भी हल्का नहीं जा movement सकते। करूंगा तो मैं, मेरे को खुद को पता है अच्छे से नहीं नहीं, अच्छी है वो चीज़ जरूर करनी है। लिमिट्स अपनी बॉडी की विड्थ के अंदर अंदर, ठीक है, बॉडी के विड्थ के अंदर अंदर कर रहे हैं, दूर तक नहीं फैलाना। ठीक है। दिनेश, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, बहुत अच्छी एबिलिटी है आपके अंदर, और मुझे लगता है कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा, पूरे पैनल को लगता है इनफैक्ट ये कि आप बहुत अच्छा करेंगे इंटरव्यू में। आपके कितने मार्क्स आए थे रिटर्न में? रिटर्न में कितने मार्क्स थे आपके? 170। चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। वेरी गुड। तो बस आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट रखिए सबके साथ, जब आंसर कर रहे हैं सबके साथ आई कांटेक्ट रखिए। आप, ये मैंने सबके लिए लिखा है लेकिन आपके लिए नहीं लिखा, नहीं सर, क्योंकि कोई इशू नहीं है अगर आप रिव्यू देंगे। नहीं, मैं उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जीके वाला पॉइंट। आप न्यूज़पेपर पढ़ा, बड़ी अच्छी आदत है आपकी, न्यूज़पेपर पढ़ी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, और जो बोर्ड के जो मेंबर्स होंगे वो न्यूज़पेपर पढ़ के आएंगे और सीधा उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? सर ने आपसे क्वेश्चन पूछा डायरी राइटिंग के बारे में, तो वो आपने उसको अपनी वीकनेस नहीं बनने दिया, उसको अपनी स्ट्रेंथ रखा, तो वो अच्छी बात है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन का आंसर आता हो, जी सर। लेकिन हमें जितने क्वेश्चन का आंसर आता हो ना, वो हम आंसर बहुत इफेक्टिवली प्रेजेंट करें, जी। ठीक है? तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, मैं आपको ये बोलूँगा। हमारा आपको लेकर ये फीडबैक है कि आपके सिलेक्शन होने की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है, ईश्वर करे आपका सिलेक्शन थैंक यू। हो जाए। आप बस अपनी इसी ऑनेस्टी को, ईमानदारी को मेंटेन कीजिए, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो होगा ना वो आपकी ऑनेस्टी को ऑब्जर्व कर लेगा, वो अपने आप ऑब्जर्व कर लेगा ना। और मिरर के सामने है ना, एटलीस्ट जो आपको लगता है टिपिकल टर्म्स हैं जुडिशियरी की, वो बोलने की प्रैक्टिस करो। और ना देखो, सीधी सी बात है, जुडिशियरी में सेंटेंस फॉर्मेशन और प्रोनाउंसिएशन, ये दोनों आपका एक एडवांटेज बन जाता है जब पॉइंट रखते हो। तो ये दोनों ही आपके दिमाग में इतना फिट हो जाना चाहिए, जैसे आप अभी कुछ पॉइंट्स पे फंबल कर जाते हैं, जी सर। क्योंकि पता है वो टिपिकल टर्म्स है, वो टंग ट्विस्टर की तरह निकलती है। तो उनके घर पे अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लोगे मिरर के सामने, तो वो सीधा निकलेंगी एक उसमें स्मूथली, ठीक है? अब सर मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाता है। वो टर्म्स सर ने बोली कि सब्सटेंसिव लो, मेरे को पता है कि वो सारभूत विधि है हिंदी में, तो सर इंग्लिश में बोल रहा हूँ, मैं उसका हिंदी में जवाब दे सकता हूँ? आप ये आप दे सकते आप पूछ भी लीजिए कि सर क्या मैं इसका हिंदी में जवाब दे सकता हूँ। जी सर। अगर आप ये बोल देंगे कि मैं इस मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ठीक है? बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। परमिशन, विद परमिशन आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी में हूँ इसका जवाब देने में, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस राइट, ये लीजिए आपका 20 मार्क्स दिए आपको आउट ऑफ 25, बहुत अच्छे मार्क्स आए आपके, थैंक यू। ठीक है? चलिए, गुड लक। थैंक यू।